दोस्तों, साबिकी के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। साबिकी के इस ताज़ा अंक में हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट महिला प्रश्न और नारीवादियों के उस खुले पत्र पर जो उन्होंने अभी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है। और इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे भारत में बूर्जुआ शासन के 75 सालों की, 73 सालों की, ठीक से कहें तो 73 सालों की, 7 दशक से ज़्यादा पुराना ये शासन हो गया है। तो इस शासन के चलते भारत में किस तरह के जनवादी अधिकार आमतौर से और किस तरह के महिला अधिकार विशेष रूप से मौजूद हैं और महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर हम आज विवेचना करेंगे। और इस संदर्भ में हम लोग जिक्र करेंगे बूर्जुआ नारीवादियों के उस पत्र का जो लगभग, जिस पर 4000 हस्ताक्षर हुए हैं, 4000 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र दिया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े से इस्तीफ़ा मांगा गया है। उन्हें कहा गया है कि वो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनने के काबिल नहीं हैं और वे इस्तीफ़ा दें। वे बहुत प्रतिक्रियावादी हैं, बहुत ही रिएक्शनरी उनके विचार हैं और इसलिए उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये जो इस्तीफ़े की मांग की गई है, इसका जो ताज़ा संदर्भ है वो 1 मार्च को चीफ जस्टिस बोबड़े ने अपनी अदालत में जो कुछ कहा, इसका ताज़ा संदर्भ वो है। उसके साथ और भी बातें जुड़ी हुई हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये ताज़ा संदर्भ क्या है? दरअसल चीफ जस्टिस बोबड़े की जो बेंच है वो 1 मार्च को एक मामला सुन रही थी, मोहित सुभाष चवन बनाम महाराष्ट्र सरकार, जिसमें ये जो मोहित सुभाष चवन है, इसके खिलाफ एक आरोप था, इस पर एक आरोप था कि इसने एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया है, उससे बलात्कार किया है। ये बच्ची जो है, ये नाबालिग है और स्कूल जाती है बच्ची। तो उसका लगातार कई सालों तक ये जो सुभाष चवन है, ये मोहित सुभाष चवन, ये उसे धमकी देकर उसका रेप करता रहा, उसका बलात्कार करता रहा। और सबसे पहले इसने उसका पीछा करना शुरू किया, फिर उसे धमकियां देनी शुरू की, फिर उसके भाई को मार देने की धमकी दे करके इसने उसके साथ बलात्कार किया। और बलात्कार के बाद इसने उसे फिर धमकी दी कि मैं तेरे भाई को मार दूंगा, मैं तेरे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। तो इस तरह की तमाम धमकियों में फिर उस बच्ची को खामोश रहने के लिए इसने कहा और आखिर में वो बच्ची जो है वो बोली और उसने सुभाष चवन के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा। इस सब के चलते ये जो मोहित सुभाष चवन है, और ये उसी स्टेट से आता है, उसी राज्य से आता है जिससे चीफ जस्टिस खुद आते हैं, महाराष्ट्र से, वहीं का मामला था ये। मामला उल्टा है, सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी थी और उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणी की थी। सेशंस कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट ने कहा था कि सेशंस कोर्ट ने आंख बंद करके उसे जो है जमानत दी है और इस मामले में हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया था। और सेशंस कोर्ट की निंदा करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए हाई कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही थी, जिसमें कहा था कि महिला प्रश्न पर कोई सेंसिटिविटी नहीं है और सेशंस कोर्ट ने ये जो जमानत दी है ये गलत दी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जस्टिस बोबड़े की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने वही रुख लिया जो नीचे सेशंस कोर्ट ने लिया था। जस्टिस बोबड़े ने जो आरोपी है सुभाष चवन, उसे कहा कि वो या तो पीड़िता से शादी कर ले, और अगर वो पीड़िता से शादी करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी मदद करेगी, चीफ जस्टिस उसकी मदद करेंगे, और अगर वो शादी नहीं करता है तो उसकी नौकरी भी जाएगी और उसे जेल भी होगी। तो ये कह कर के चीफ जस्टिस बोबड़े ने सुभाष चवन को उस स्थिति में अगर वो शादी के लिए तैयार हो तो उसे मदद का आश्वासन दिया। और इस पर पूरे देश में एक बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जस्टिस बोबड़े के खिलाफ आई, जिसमें ये कहा गया कि किस तरह से बलात्कार की जो पीड़िता है
उससे शादी करने के लिए आरोपी को एक तरह से सलाह दे रही है सुप्रीम कोर्ट। और इस तरह से ये जो बलात्कार का मामला है, बलात्कार का जो आरोप है, और ख़ास तौर से एक नाबालिग बच्ची के साथ ये जो बलात्कार का आरोप है, इसे पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट डाइल्यूट कर रही है, इस आरोप को डाइल्यूट कर रही है, उसे द्रवित कर रही है, और एक तरह से ये बलात्कारी की मदद कर रही है। और इस तरह से बलात्कारों को प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर आप शादी करने के लिए तैयार हैं तो आप किसी भी बच्ची से जो है बलात्कार कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें कहते हुए नारीवादियों ने और दूसरे तमाम लोगों ने चीफ जस्टिस बोबड़े के इस आचरण की बहुत ही कड़ी निंदा की, और निश्चित रूप से ये आचरण निंदनीय है। जस्टिस बोबड़े का ये मानस, उनका ये माइंडसेट कि बलात्कारी को बलात्कार पीड़िता से विवाह करने के लिए तैयार किया जाए, उससे जो है इस बात के लिए विनती की जाए कि वो बलात्कार पीड़िता से विवाह कर ले, उससे शादी कर ले, तो ये आचरण जो है ये बहुत ही आप जानते हैं कि पितृसत्तात्मक आचरण है। जिस तरह का जो न्याय है वो जो बहुत ही आप जानते हैं कि युग पिछड़ी पंचायतें हैं, वो इस तरह का न्याय जो है वो किया करती थी कि जिसके साथ बलात्कार हुआ है तो उससे बलात्कार के आरोपी को शादी करने के लिए वो बाध्य किया करती थी। तो इस तरह का आचरण भारत के अंदर बूर्जुआ लोकतंत्र के इस सर्वोच्च संस्थान का ये बूर्जुआ नारीवादियों के लिए जो है बहुत नागवार गुजरा। और उन्होंने जो टिप्पणी की इस पर अपने खुले पत्र में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस्टीज है उसकी जो मान्यता है उसे कम किया है। तो उनके इस चिट्ठी पर भी हम चर्चा करेंगे, नारीवादियों की इस चिट्ठी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जरा सुप्रीम कोर्ट को एक बार समझ लें। तो ये चीफ जस्टिस बोबड़े का तो अपने आप में एक बयान आया है, इस बयान ने एक तरह से कलई खोल दी पूरा जो बूर्जुआ जनवाद का जो पिटारा है उसे खोल कर रख दिया कि किस तरह से बूर्जुआ जनवाद पूरी तरह से जो सामंती अवधारणाएं हैं, सामंती सोच है, मध्ययुगीन सोच है, उसकी जकड़बंदी में पूरा बूर्जुआ जनवाद है उस पर टिका हुआ है। और किसी भी तरह से ये जो बूर्जुआ जनवाद है ये जो जनता के जनतांत्रिक अपेक्षाएं हैं, उसकी जो लोकतांत्रिक इच्छाएं हैं उनकी किसी तरह से पूर्ति नहीं करता, उन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से जो मध्ययुगीन पिछड़ापन है, मध्ययुगीन जकड़बंदी है, पुरानी घिसी पिटी युग पिछड़ी मान्यताओं की, उनकी पुष्टि करता है। तो बोबड़े के इस बयान के साथ ही पूरे देश में एक तूफान सा खड़ा हुआ, जिसमें नारीवादियों ने मिलकर इनकी अगुवाई में जस्टिस बोबड़े को एक पत्र लिखा गया जिस पर 4000 लोगों ने साइन किए। तो इस पत्र के जो कंटेंट हैं उन पर हम उनकी राजनीतिक समीक्षा अभी हम करेंगे। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ जस्टिस बोबड़े ने एक दूसरा मैटर उनकी बेंच जो है वो सुन रही थी, उससे डील कर रही थी, विनय प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। तो इस मामले में जो विनय प्रताप सिंह का मामला है, इसके अंदर टिप्पणी करते हुए जस्टिस बोबड़े ने बार बार ये कहा, 3-4 बार इस बात को दोहराया कि क्या वैवाहिक बलात्कार जैसी कोई चीज़ हो सकती है? मैरिटल रेप हो सकता है, विवाह की संस्था के भीतर बलात्कार हो सकता है। और इसका उन्होंने खुद ही जवाब भी दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, विवाह में बलात्कार नहीं हो सकता। तो जिसका मतलब है कि उन्होंने खुली छुट्टी दे दी कि जो मेल्स हैं, पुरुष है, वो अपनी इच्छानुसार अपनी पत्नी की जो देह है, उसका जो शरीर है, उसका उपयोग और उपभोग कर सकता है, उसे किसी भी तरह से वो इस्तेमाल कर सकता है। और जस्टिस बोबड़े ने एक और मज़ेदार बात इसमें कही, उन्होंने कहा कि पति क्रूर हो सकता है, ब्रूटल हो सकता है, बर्बर हो सकता है, लेकिन क्या उसका जो पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध है, क्या उसे बलात्कार कहा जा सकता है? तो जस्टिस बोबड़े ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया
कि विवाह की संस्था के अंदर भी बलात्कार हो सकता है। उन्होंने बात को इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे शादी विवाह जो है वो एक तरह से शारीरिक संबंधों के लिए और अनंत शारीरिक संबंधों के लिए वन टाइम लाइसेंस है, एक बारगी का लाइसेंस है कि अगर एक औरत ने एक बार एक आदमी से शादी कर ली तो उसके बाद वो चाहे जो भी करे, जिस तरह से भी उसका उपयोग करे, उसकी देह का उपयोग करे, उस पर बलात्कार का जो आरोप है वो नहीं लग सकता। पुरुष बलात्कारी नहीं हो सकता, उसने जिस महिला से शादी की है तो उसका बलात्कार नहीं कर सकता। ये अपने आप में ये दूसरा प्रमाण था, बहुत ही पुख्ता प्रमाण था, जस्टिस बोबड़े की सोच का नहीं बल्कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की सोच का। हम अभी इस पर बात करेंगे। नारीवादी जस्टिस बोबड़े को सुप्रीम कोर्ट से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं बूर्जुआ नारीवादी, और निश्चित रूप से वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद इस पूरे बूर्जुआजी के इस पूरे सिस्टम के साथ अनन्य रूप से बंधी हुई हैं, और नारीवाद, बूर्जुआ नारीवाद खुद इस बूर्जुआ सिस्टम का, बूर्जुआ व्यवस्था का एक हिस्सा है, उसका एक पाया है, उसका एक पिलर है। तो वे जस्टिस बोबड़े के इस आचरण को सुप्रीम कोर्ट से अलग करने की कोशिश कर रही हैं। वे ये कह रही हैं कि जस्टिस बोबड़े के इस आचरण से सुप्रीम कोर्ट की जो सम्मान है, उसकी जो मान्यता है, उसे धक्का लगा है, वो कम हुई है। तो हम मार्क्सवादी इसे बिल्कुल दूसरी तरह से देख रहे हैं। हम इस पर अभी बात करेंगे, पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में और बातें समझ लें। अभी इन्हीं जस्टिस बोबड़े की बेंच ने, और जस्टिस बोबड़े का नाम हम बार बार इसलिए ले रहे हैं कि ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, सुप्रीम कोर्ट के जो है फर्स्ट जज हैं। मुख्य न्यायाधीश होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के जो है ये लीडर हैं बेंच के, जुडिशरी के, और ये भारत की जो है भारत में जो बूर्जुआ सत्ता है उसकी सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है। पार्लियामेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ तीसरी जो संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो इस पिरामिड के, सत्ता के इस पिरामिड के सबसे ऊपर बैठे हैं, टॉप पर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने दो मामले हमने आपको बताए, एक तो मोहित सुभाष चवन का मामला बताया और दूसरा विनय प्रताप सिंह का मामला बताया, जिसमें बहुत ही प्रतिक्रियावादी, बहुत ही युग पिछड़ी और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि कंजर्वेटिव जो सोच है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा। हम यहाँ किसी भी तरह से जस्टिस बोबड़े को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहे। जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, और ये जो पूरा पतन हमें दिखाई दे रहा है, इसे जस्टिस बोबड़े के सिर पर इसका ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता, किसी एक जज के सिर पर नहीं फोड़ा जा सकता। पूरी सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, जितनी भी बूर्जुआ संस्थाएं हैं उनका किस तरह से पतन हुआ है, उसे भारत में नहीं दुनिया भर में हम देख रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो पतन हुआ है पिछले दशकों में, लगातार ये पतन होता गया है। ये पतन जो है अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक भी है, बहुत ही चिंताजनक भी है, और साथ ही ये बूर्जुआजी के राज्य के इस अवसान को, उसके चारित्रिक, उसके सांस्कृतिक, उसके सैद्धांतिक अवसान को पूरी तरह से दिखाता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी बात जो जस्टिस बोबड़े की बेंच ने कही वो किसान महिलाओं के बारे में कही थी, जो धरने पर बैठी हुई थी। किसान महिलाएं, आप जानते हैं, बड़े मनोयोग से और बड़े साहस से आकर धरने पर मोर्चा संभाल रही थी सरकार के खिलाफ, और उस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि अरे ये यहाँ धरने पर क्यों बैठी हैं, इन्हें तो घर में जाना चाहिए, इन्हें वापस जाना चाहिए। तो जस्टिस बोबड़े के लिए महिलाओं की जो जगह है, उनकी जो स्थिति है, वो धरना स्थल पर नहीं है, वो सामाजिक कार्रवाइयों में है ही नहीं, वो उनके घर पर है, वो चूल्हे चौके में है। तो बोबड़े जी की ये जो सोच है और मुख्य न्यायाधीश की ये जो सोच है, ये अपने आप में पूरे सुप्रीम कोर्ट के सोच को उसका प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जस्टिस बोबड़े की इन तमाम टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई विरोध नहीं आया, किसी भी जज ने इसका विरोध नहीं किया। महिला जज भी हैं वहाँ, महिला जजों ने भी इसका विरोध नहीं किया, और किसी जज की तरफ से कोई विरोध नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई विरोध ना आने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज और पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है, पूरी बेंच जो है, वो जस्टिस बोबड़े के इन बयानों से, उनकी सोच से किसी तरह की ना इत्तफाकी नहीं रखती, उससे वो सहमति रखती है।
और आपको बता दें कि बेंच पर जो है यहाँ रविंद्र भट्ट जैसे भी जज हैं, जिनके बारे में लोगों को ये बड़ा भ्रम है कि वे जो हैं किसी तरह के प्रोग्रेसिव लोग हैं, किसी तरह के प्रगतिशील लोग हैं। ये जो बूर्जुआ प्रगतिशीलता है ये भी लगातार जो है या तो दक्षिण पंथ की तरफ झुकती चली गई है या उसने दक्षिण पंथ के आगे दक्षिण पंथियों के सामने समर्पण कर दिया है। तो किसी तरह का विरोध प्रतिरोध जो है इन बयानों पर नहीं आया। और आपको बता दें अभी अभी एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें अपील डिसमिस की है, जिस मामले में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक बलात्कार के मामले में कि महिला ने क्योंकि जो प्रतिरोध किया वो नाकाफ़ी था, प्रतिरोध का की जो ताकत थी वो नाकाफ़ी थी, इसलिए ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि महिला की सहमति थी। तो प्रतिरोध का सफिशेंट ना होना, उसका काफ़ी ना होना, ये सहमति माना जाएगा बलात्कार के अंदर। तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही कहना चाहिए कि सांस्कृतिक रूप से, कानूनी रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से बहुत ही पतित सोच थी, और जिसके चलते ये अपील डिसमिस की गई उस लड़की की तरफ से जो बलात्कार की शिकार हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान ली बात कि क्योंकि लड़की ने जो प्रतिरोध किया वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि बलात्कारी के शरीर पर जो है कोई निशान नहीं थे किसी तरह के प्रतिरोध के, तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये जो है इसमें पीड़ित महिला की सहमति थी। तो पिछले इन तमाम ये जो हमने हालिया 2-4 मामले आपके सामने रखे हैं, इनसे ये पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का कैरेक्टर है, सुप्रीम कोर्ट का चरित्र है, वो हमारे सामने आता है। भारत की बूर्जुआजी को 73 साल राज करते हुए हो गए हैं, और इन 73 सालों में इसका ये जो शासन है, इसका ये जो राज है, ये लगातार इसका डाउनस्लाइड होता चला गया, ये नीचे की तरफ जो है ढलकता चला गया है, और इसका पूरी तरह से हमारे वक्त में इस कदर पतन हो गया है कि बलात्कार के आरोपी को जेल भेजने के बजाय, बलात्कार के आरोपी को कोई सज़ा देने के बजाय उसकी जो गिरफ्तारी है उस पर स्टे लगाया जा रहा है। 1 महीने का स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी पर, और इतना घृणित जो है उसका अपराध है कि वो बलात्कार पीड़िता पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है, उसके भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उस बलात्कारी को ये कह रहे हैं कि बलात्कार पीड़िता से शादी कर ले। यहाँ बलात्कार पीड़िता के किसी तरह की कंसेंट का, उसकी किसी तरह की सहमति का इस शादी में उसका भी कोई जिक्र नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई कोर्ट के अंदर, उससे नहीं पूछा गया कि तेरी सहमति है या नहीं। जो बलात्कारी है उससे पूछा जा रहा है कि तेरी सहमति है या नहीं शादी में। तो ये एक पुरुष प्रधान, एक पूरी तरह से पितृसत्तात्मक, एक स्त्री द्वेषी मैं कहूँगा समाज की सोच है, और उस समाज के शीर्ष पर बैठी हुई जो सत्ता है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं उसके प्रतिनिधि हैं। तो ये उनकी सोच है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे सामने एक ऐसा समाज बनता जा रहा है जिसके अंदर ऊपर से नीचे तक, जिसके अंदर स्त्री के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं है, औरत के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ तक नारीवादियों का प्रश्न है, नारीवादियों ने ये चिट्ठी लिखी है। ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि चिट्ठी किसी तरह की बड़ी कड़ी आलोचना कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन वास्तव में ये सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड कर रही है, और डिफेंड करने के लिए ये बोबड़े को, जस्टिस बोबड़े को सुप्रीम कोर्ट से अलग कर रही है। वो ऐसे प्रस्तुत कर रही है चिट्ठी, नारीवादियों ने ऐसे प्रस्तुतिकरण किया है जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है एक संस्था के तौर पर, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर वो इससे बिल्कुल बेदाग है, और ये सारा दोष सिर्फ जस्टिस बोबड़े का है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है दोस्तों। जस्टिस बोबड़े किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जस्टिस बोबड़े किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे एक संवैधानिक संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे एक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये राज्य भारत की बूर्जुआजी का राज्य है, भारत के बड़े पूंजीपतियों का राज्य है। आप देख सकते हैं जस्टिस बोबड़े अकेले नहीं हैं। अभी आपने देखा किस तरह से जो इनसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे उन पर किस तरह से जो है दुष्कर्म का आरोप लगा था, किस तरह से मोलेस्टेशन का आरोप लगा था, और किस तरह से जो है
आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी का आरोप लगा था, और उन्हीं की कर्मचारी ने, सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी ने आरोप लगाए थे। और इसके बावजूद किस तरह से जस्टिस रंजन गोगोई ने, जो उस समय चीफ जस्टिस थे, उसका गला घोटने की कोशिश की, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों ने भी साथ दिया उनका। जो कमेटी बनाई गई जांच के लिए, वो आपको याद दिला दें कि जस्टिस बोबड़े ने बनाई थी वो कमेटी, जो अब मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, और रंजन गोगोई जो हैं वो ऊपर उनके खिलाफ आरोप थे। वो बैठे, पहले उन्होंने खुद कोशिश की रंजन गोगोई ने कि मामले को खुद सुन ले, फिर उन्होंने जस्टिस बोबड़े को सौंप दिया वो मामला, और जस्टिस बोबड़े ने ऐसी कमेटी बनाई जिसमें जजों पर वो पीड़ित आरोप लगा रही थी कि ये जज जो है ये मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। तो वो पहले से ही जो है पूर्वाग्रह ग्रस्त थे जज, और इस तरह से इन्होंने उस पीड़िता के खिलाफ जो है इस तरह का एक मामला वहाँ बनाया, इस तरह का जाल बनाया जिसमें उस पीड़िता को कोई न्याय ना मिले, उसकी आवाज़ सुनी ना जा सके। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि जुडिशरी के अंदर से उसके लिए कोई आवाज़ नहीं आई। जुडिशरी के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों ने कहीं भी उसका इस दमन का, इस दलन का विरोध नहीं किया। तो ये अकेले जस्टिस बोबड़े नहीं है जिनके खिलाफ ये नारीवादी लिख रही हैं। दरअसल नारीवादी क्योंकि खुद बूर्जुआ सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसे बचाने के लिए, बूर्जुआ सिस्टम की डिफेंस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की डिफेंस करने के लिए वो खड़ी हुई हैं। और वे दरअसल रंजन गोगोई और सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग करने की कोशिश, वो जस्टिस बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वे कहाँ तक अलग करेंगे इसको? जस्टिस बोबड़े के लगातार जो बयान आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी के अंदर से, जो दिखाता है कि सारी जुडिशरी की सहमति है। इससे पहले रंजन गोगोई का मामला हमने आपके सामने रखा कि किस तरह से रंजन गोगोई खुद एक बहुत ही स्त्रीद्वेषी और बहुत ही एक चरित्रहीन जज के तौर पर जो है सामने आए। तो ये कोई एक या दो जज का मामला नहीं है। हम देख रहे हैं पिछले समय से लगातार ये पतन होता जा रहा है, और आज होते होते, रंजन गोगोई से होते होते हम जस्टिस बोबड़े तक आ गए। रंजन गोगोई जो छुप कर के कर रहे थे, जो स्त्री द्वेष का खेल वो छुप कर खेल रहे थे, वो जस्टिस बोबड़े बेंच पर बैठकर कह रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि भाई वैवाहिक संस्था में, विवाह की संस्था के भीतर जो है बलात्कार हो ही नहीं सकता। और वे कह रहे हैं कि अगर बलात्कारी जो है वो बलात्कार पीड़िता से शादी कर लेता है, शादी के लिए राजी हो जाता है, तो कोई ऑफेंस नहीं है, हम उसे माफ़ कर देंगे, हम उसका साथ देंगे। तो ये स्तर भारत में उसकी सर्वोच्च संस्थाओं का, बूर्जुआजी की सर्वोच्च संस्थाओं का स्तर आ चुका है, जिसमें किसी तरह का औरत के लिए किसी तरह की जगह उसमें नहीं बची है। और न्याय मिलना तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। वो अदालत में न्याय के लिए जाती है, अदालत में इसलिए जाती है कि बलात्कार का जो आरोपी है उसे सज़ा दी जाए, और अदालत जो है बलात्कार के आरोपी को कहती है कि तू इससे शादी कर ले। तो शादी करने का मतलब क्या है? शादी करने का मतलब है, विवाह करने का मतलब है कि आप एक तरह से उस बलात्कारी को आप लाइसेंस दे रहे हैं कि अब वो जीवन भर बलात्कार करे उसके साथ, लड़की के साथ, और उस लड़की को आप जो है उस बलात्कारी के हाथ सौंप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप जो है, इसने आपसे एक बार बलात्कार किया तो अभी आपसे जो है हमेशा पूरे जीवन बलात्कार करने का अधिकारी हो गया। तो ये बहुत ही विचित्र जो है सोच है, एक ऐसी सोच है जो पितृसत्तात्मक समाज की भी सबसे गली सड़ी मुझे लगता है कि संस्थाओं के भीतर जो है इस तरह की सोच हो सकती थी। तो ये बहुत ही एक ऐसा मामला है जो भारत के अंदर पूंजीपति वर्ग के राज की पूरी तरह से कलई खोलता है कि ये जो पूंजीपति वर्ग का राज है, ये किसी तरह की डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में, किसी तरह के जनवाद को कायम करने में, किसी तरह की जनवादी संस्थाओं को स्थापित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। और इसके शीर्ष पर जो संस्थाएं बैठी हुई हैं और उन संस्थाओं के शीर्ष पर जो उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वे पूरी तरह से गली सड़ी मध्ययुगीन विचार के, मानस के कीचड़ में धंसे हुए हैं और वे उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये बहुत ही अपने आप में एक ऐसी बात है जिसको ऊपर से नीचे तक हम इस सत्ता और समाज में ऊपर से नीचे तक लगातार इसको लागू होते हुए देखते हैं। आपने देखा इस मामले में भी, ये जो मोहित सुभाष चौहान का मामला है, इसमें नीचे सेशंस कोर्ट ने यही किया था और ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यही किया।
तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इस तरह से चल रहा है और चलाया जा रहा है कि इसमें औरतों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मेहनतकशों के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं है। और इसके अंदर ये जो ताकतें हैं मध्ययुगीनता की, ये पूरी तरह से अपनी जकड़बंदी जो है वो बनाए हुए हैं। और भारत के बूर्जुआजी का जो शासन है, भारत के पूंजीपतियों का जो शासन है, ये पूरी तरह से मध्ययुगीन शासन है। मध्ययुगीनता को ये किसी भी तरह से किनारे नहीं करता, उसे किसी तरह से नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे अंगीकार करता है। ये आदर्श है इसका। इस बात को कहकर कि आप जो है बलात्कार के आरोपी से शादी कर लें या बलात्कार पीड़िता से शादी कर लें आरोपी को कहकर, ये लोग अपनी पीठ ठोकते हैं। ये कहते हैं देखिए हमने जो है घर बसा दिया। तो ये इनकी समझ है और सोच है जो किसी भी तरह से जनवाद के जो उसूल हैं, जनवाद की जो ज़रूरतें हैं, लोकतंत्र की जो ज़रूरतें हैं, लोकतांत्रिक जो आकांक्षाएं हैं, उनके साथ किसी भी तरह से मेल नहीं खाता और उनके ठीक उलट खड़ा हुआ है, ठीक विपरीत खड़ा हुआ है, जिसमें औरत को इंसान ही नहीं समझा जाता, उसे भेड़ बकरी की तरह जो है समझा जाता है कि आपने एक औरत से बलात्कार कर लिया तो अब आप जो है उससे शादी कर लो। तो ये जो अपने आप में समझ है जस्टिस बोबड़े की, ये समझ युग पिछड़ी और कालातीत समझ है, जिस पर सिर्फ जस्टिस बोबड़े नहीं बैठे हैं, सारी सुप्रीम कोर्ट उस पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने जस्टिस बोबड़े के इस बयान की खिलाफत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि महिला जज जो हैं वो बैठी हुई हैं, वो भी नहीं बोल रही हैं इसके खिलाफ। तो पूरी की पूरी जो सत्ता है वो इस पर एकजुट है, एकमत है पूरी तरह से कि मध्ययुगीन ये जो समझ है, ये जो मिडिवल हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसे जारी रखा जाए। और इसे जारी रखने के लिए बड़े मनोयोग से जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जो इसकी सर्वोच्च संस्थाएं हैं वो इसमें गले तक डूबी हुई हैं। और साथ ही इसका जो अपोजिशन भी है, जो बूर्जुआ नारीवादी अपोजिशन है, उसका जो विपक्ष है, वो भी व्यवस्था को बचाने के लिए इसके अंदर इंटरवीन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का महिमा मंडन करते हुए नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है ये जनवादी अधिकारों की जो है सुरक्षा गार्ड है और इसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है जनवादी अधिकारों के, लोकतांत्रिक अधिकारों के बचाव में। जबकि हम जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का सबसे ज़्यादा हनन है। भारत दुनिया के उन देशों में अव्वल नंबर पर है जिनमें लोकतांत्रिक अधिकारों का सबसे ज़्यादा हनन होता है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 32 के आर्टिकल 32 के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं इन लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन पर। पुलिस किसी को उठाए ले जाए, मारे, पीटे, उसके लिए अब आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पिटिशन नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जो है नीचे हाई कोर्ट में जाएं। ये मामला जो है हाई कोर्ट देखेगी। तो हम देख रहे हैं एक तरफ जनवादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जिसके लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में ख़ास तौर से एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की जो है प्रोटेक्शन करेगी। तो उसके लिए जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरेंडर कर दिया है। आर्टिकल 32 का जो दरवाज़ा है वो लगभग बंद कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है अभी, वो ये कर रही है कि बलात्कार के आरोपी को बलात्कार पीड़िता से शादी करने के लिए जो है वो राज़ी कर रही है। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं सुप्रीम कोर्ट की, और ये कोई एक आध कार्रवाई नहीं है, 4 चीज़ें हमने आपको अभी बताई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लगातार चर्चा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। जब इन सब चीज़ों को हम एक जगह रखते हैं तो हमें एक तस्वीर दिखाई देती है कि भारत में ये जो पूंजीपति वर्ग का जो शासन है 73 साल का, ये किस कदर गैर जनवादी, किस तरह से लोकतंत्र विरोधी, किस तरह से स्त्री विरोधी, दलित विरोधी हो चुका है।
और किस तरह से ये जो पूरा शासन है ये खतरा बन चुका है मेहनत कश जनता के लिए। ये मेहनत कश जनता को इतिहास में उल्टी तरफ, पीछे की तरफ खींच रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है हमें? हमें उस अंधे युग में ले जाया जा रहा है जिसमें बलात्कार के लिए सज़ा मिलने के बजाय उसे तोहफा मिलेगा कि ये जो लड़की है ये तुझे तोहफे में दी जा रही है, ये तुझसे जो है शादी करेगी, तो इससे शादी कर सकता है। तो यहाँ हम जिस तरह का शासन, जिस तरह की सत्ता बनती हुई देख रहे हैं, जो पूरी तरह से अपने ही बनाए हुए कानूनों को, अपने ही बनाए हुए संविधान को और तमाम कानूनों की धज्जी उड़ा रही है। बलात्कार के लिए सज़ा देने के बजाय, उस पर विचार करने के बजाय बलात्कारी को तोहफा दे रही है। तो ये अपने आप में एक विषय है जिस पर सभी नागरिकों को और पूरे सभ्य समाज को सोचना चाहिए। ये जो अधः पतन हो रहा है, जो नीचे की तरफ पतन हो रहा है बुर्जुआ संस्थाओं का, ये पूरे समाज को इसी तरह से गलाता सड़ाता रहेगा जब तक हम एक सामाजिक क्रांति के जरिए इस सत्ता को, इस समाज को बदल नहीं डालते और राजनीतिक क्रांति के जरिए इस सत्ता को हम खदेड़ बाहर नहीं करते। आप देख सकते हैं कि किस किस्म के लोग आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। जो जस्टिस बोबड़े हैं ये उसका एक उदाहरण भर है, और बाकी लोग जो इनके साथ बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं वो किस तरह से मेमनों की तरह जो है चुप्पी मारे बैठे हैं इस पर। तो ये एक हमारे सामने एक उदाहरण है जस्टिस बोबड़े, जिस पे हमें जिस पर बात करते हुए हमें भारत के इस बुर्जुआ राज्य का, बुर्जुआ शासन का हमें चरित्र समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये भी साथ में बता देना चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी बातें सुप्रीम कोर्ट से बाहर आती हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर आती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा नियंत्रित है। बहुत ही कड़े जांच के बाद जो है वहाँ कुछ ही पत्रकारों को, मुट्ठी भर पत्रकारों को जो है लाइसेंस मिलता है रिपोर्टिंग का, और उनके ऊपर भी बड़ा कड़ा अंकुश रहता है कि उन्हें जो कुछ रिपोर्ट करना है वो पहले उसकी अनुमति लेंगे, दिखाएंगे, और तब जाकर के वो रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्टिंग होती है सुप्रीम कोर्ट से बाहर, आप ये समझिए ये जो है ये बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो है ये जो कुछ हो रहा है तो उसका सिर्फ एक हिस्सा भर है, ये सिर्फ उसकी आंशिक प्रस्तुति है। अंदर जो हो रहा है वो इससे बहुत ज़्यादा है। हमारा यहाँ उद्देश्य किसी तरह से कोई ऐसी बात कहना नहीं है जिससे किसी तरह से कोई अदालत की अवमानना होती हो। हमारा उद्देश्य भारत के बुर्जुआ राज्य का पूरी तरह से पर्दाफाश करना है। हमारा उद्देश्य अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों